नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। सबसे पहले बात करें बैंकिंग सेक्टर की, जहां से आज सबसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं। HDFC बैंक का ADR करीब 1.8% ऊपर बंद हुआ, जबकि ICICI बैंक का ADR 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर IT सेक्टर का मूड थोड़ा कमजोर दिखा। इन्फोसिस का ADR करीब 1.2% गिरा, जबकि विप्रो में लगभग 0.7% की कमजोरी रही। इसका मतलब है कि आज के सत्र में IT शेयरों में मुनाफा वसूली का दौर चल सकता है। अन्य ADRs की बात करें तो टाटा मोटर्स का ADR 0.5% ऊपर रहा, जबकि वेदांता का ADR मामूली 0.3% गिरा। इससे साफ है कि मेटल और ऑटो सेक्टर से कोई बड़ा दिशा निर्देश फिलहाल नहीं मिला है। इस बीच गिफ्ट निफ्टी भी सुबह के आंकड़ों में लगभग 0.17% की बढ़त दिखा रहा है और ये 23,880 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये संकेत देता है कि भारतीय बाजार की ओपनिंग हल्की बढ़त के साथ हो सकती है। कुल मिलाकर भारतीय ADRs और गिफ्ट निफ्टी दोनों ही ये इशारा कर रहे हैं कि आज का बाजार का शुरुआती रुझान तटस्थ से हल्का पॉजिटिव रहेगा। बैंकिंग शेयरों में मजबूती बाजार को सपोर्ट दे सकती है, जबकि IT शेयर थोड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को FIIs ने कैश सेगमेंट में नेट आधार पर 55 करोड़ रुपए की मामूली बिकवाली रही। ये बताता है कि विदेशी निवेशक फिलहाल ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के मूड में हैं और वे बाजार की तेज रफ्तार के बीच थोड़ा सतर्क रुख अपना रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए आज की शुरुआती संकेत मिले जुले लेकिन थोड़ा सकारात्मक दिख रहे हैं। कल रात अमेरिकी बाजारों में कारोबार के दौरान भारतीय ADRs में सेक्टरवार रुझान देखने को मिला। कुछ प्रमुख शेयरों में बढ़त रही तो कुछ में हल्की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ DIIs ने पूरे भरोसे के साथ बाजार में नेट खरीदारी 2,492 करोड़ रुपए की। ये एक मजबूत संकेत है कि घरेलू फंड्स बाजार में हर गिरावट को खरीदारी का मौका की तरह देख रहे हैं। निवेशकों के लिए आज की रणनीति ये होनी चाहिए कि वे सेक्टर विशेष दृष्टिकोण अपनाएं, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी के मौके तलाशें, जबकि IT सेक्टर में मुनाफा वसूली से बचें। वॉल स्ट्रीट के सभी बड़े इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए क्योंकि बाजार को अमेरिका और चीन के बीच संभावित ट्रेड डील की उम्मीद है। ये हफ्ता खबरों से भरा रहने वाला है और इसी शुरुआत ने निवेशकों का मूड पूरी तरह पॉजिटिव बना दिया है। डाउ जोन्स करीब 350 पॉइंट चढ़कर 47,500 के ऊपर बंद हुआ, जबकि S&P 500 में 1.2% की बढ़त दर्ज हुई और ये पहली बार 6900 के करीब पहुंचा। वहीं टेक स्टॉक से भरे नैस्डैक ने 2% की बढ़त के साथ 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। एनवीडिया और अन्य सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही क्योंकि ट्रेड डील से इन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। नैस्डैक की इस बढ़त का बड़ा हिस्सा इन्हीं कंपनियों की वजह से रहा। क्वालकॉम के शेयरों में आज सबसे ज्यादा हलचल दिखी। कंपनी ने डेटा सेंटर के लिए नए चिप्स लॉन्च किए हैं, जिससे उसका बिजनेस मोबाइल और वायरलेस डिवाइस के बाहर भी फैलने वाला है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से जापान जाते वक्त कहा कि उन्हें चीन के साथ डील को लेकर अच्छा महसूस हो रहा है और वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत सम्मान करते हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि मलेशिया में 2 दिन की मीटिंग पूरी कर चुके हैं, जिससे गुरुवार को होने वाली लीडर्स की मुलाकात का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इस ट्रेड डील की खबरों के बीच रेयर अर्थ मेटल से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट गए। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेस सेंट के बयान के बाद कि चीन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगे कंट्रोल्स को 1 साल के लिए टाल सकता है, इन स्टॉक्स में 17% तक की गिरावट आई। रिस्क एसेट्स में तेजी के चलते निवेशक गोल्ड से मुनाफा वसूली करते दिखे। सोने की कीमतें 9 अक्टूबर के बाद पहली बार $4,500 के नीचे फिसल गई, जबकि तेल और डॉलर इंडेक्स लगभग स्थिर रहे। जापान का निकेई 225 इंडेक्स 2.46% की तेजी के साथ 50,512 पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी 4,042 के नए हाई पर पहुंचा, जिसमें 2% से ज्यादा की तेजी रही। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी करीब 1% चढ़कर 26,000 के पास बंद हुआ। संक्षेप में एशियाई बाजारों की ये तेजी भारतीय बाजार के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। आज सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत मजबूत रहने की संभावना है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की, जहां निफ्टी 50 ने सोमवार को 171 पॉइंट की तेजी दिखाई और 26,000 के ऊपर पहुंच गया। शुक्रवार की हल्की गिरावट के बाद ये रिकवरी दिखाती है कि मार्केट का अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है।
टेक्निकली निफ्टी में बुलिश कैंडल बनी है और सारी मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रही हैं। आरएसआई और मैकडी जैसे इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं, जो शॉर्ट टर्म में मजबूती का संकेत दे रहे हैं। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर टिके रहता है तो अगला टारगेट 26,100 और फिर रिकॉर्ड हाई 26,277 हो सकता है। बैंक निफ्टी ने भी 415 पॉइंट की बढ़त दिखाई और 58,000 के पार बंद हुआ। आरएसआई और मैकडी दोनों बुलिश हैं, लेकिन स्टोकास्टिक आरएसआई थोड़ी वोलेटिलिटी का संकेत दे रहा है, यानी बैंकिंग शेयरों में हल्का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऑप्शन डेटा के अनुसार निफ्टी के लिए 26,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, जबकि 25,900 मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 59,000 रेजिस्टेंस और 58,000 का सपोर्ट का लेवल अहम रहेगा। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.07 पर पहुंच गया है, जो बताता है कि मार्केट में अभी बुलिश सेंटीमेंट कायम है। वहीं इंडिया विक्स हल्की बढ़त के साथ 11.86 पर है, जो बताता है कि मार्केट में फिलहाल कोई बड़ी घबराहट नहीं है। चीन की इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स में तेजी देखी गई है, जिससे एशिया में मेटल सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। भारत के लिए ये संकेत देता है कि टाटा स्टील और JSW स्टील जैसी कंपनियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सोमवार 27 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों को लेकर बड़े अपडेट आए हैं। मंगलवार 28 अक्टूबर को जब बाजार खुलेगा तो इन 15 कंपनियों के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। रेमंड की सितंबर तिमाही कमजोर रही है, जहां कंपनी का मुनाफा 76% गिरकर 14 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि कंपनी की कुल आय करीब 11% बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि बिक्री बढ़ी है, लेकिन मुनाफे पर लागत का दबाव रहा है। बाटा ने भी इस तिमाही में कमजोर प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का मुनाफा 73% घटकर 14 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि रेवेन्यू करीब 4% घटा है। इससे साफ है कि कंपनी अभी भी उपभोक्ता मांग में सुधार का इंतजार कर रही है। RVNL को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से करीब 165 करोड़ रुपए का नया ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है। ये कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी पकड़ और गहरी बनेगी। दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड को तमिलनाडु में 47 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया है। करीब 879 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से कंपनी के ऑर्डर बुक में अच्छा इजाफा होगा और आने वाले तिमाहियों में रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का मुनाफा 4.7% बढ़कर 318 करोड़ रुपए रहा है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग स्थिर रही, लेकिन लगातार बढ़ती डिपॉजिट और लोन ग्रोथ बैंक के लिए अच्छा संकेत है। KFin टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 4.5% बढ़कर 93 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 10% बढ़कर 309 करोड़ रुपए रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी का डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है। इंडस टावर्स का मुनाफा 17% घटकर 1,839 करोड़ रुपए रह गया है, लेकिन रेवेन्यू करीब 10% बढ़ा है। यानी कंपनी की टावर लीजिंग एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन लागत और राइट ऑफ्स ने मुनाफे पर असर डाला है। मज़गांव डॉक ने शानदार नतीजे दिए हैं। मुनाफा 28% बढ़कर 749 करोड़ रुपए हो गया है और रेवेन्यू भी 6% ऊपर रहा है। कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक खबर है। आदित्य बिरला कैपिटल में आज एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है, जो मई इन्वेस्टमेंट्स अपनी पूरी 2.04% हिस्सेदारी बेचने जा रही है, जिसकी वैल्यू करीब 5.3 करोड़ शेयरों की है। ये डील मौजूदा कीमत से लगभग 2% डिस्काउंट पर तय की गई है। सोना BLW ने इस तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 20% बढ़कर 173 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 23% बढ़कर 1,138 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में कंपनी की मजबूत मांग को दिखाता है। JK टायर ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 64% उछलकर 221 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 10.8% बढ़कर 4,011 करोड़ रुपए रहा है। लगातार बढ़ती डिमांड और बेहतर मार्जिन इसका मुख्य कारण है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का मुनाफा 20.7% घटकर 534 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि रेवेन्यू 6.7% बढ़ा है, यानी कंपनी के टॉप लाइन में सुधार है, लेकिन बढ़ी लागत ने मुनाफे पर असर डाला है। कोटक AMC का मुनाफा हल्का गिरकर 48.7 करोड़ रुपए रहा है, जबकि आय में मामूली बढ़त हुई है। ये दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में स्थिरता तो है, लेकिन मुनाफे की ग्रोथ सीमित रही है। जुबिलेंट इंग्रेविया का मुनाफा 18% बढ़कर 70 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 7% बढ़कर 1,120 करोड़ रुपए रहा है। ये केमिकल सेगमेंट में स्थिर डिमांड और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का नतीजा है। IOC का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़कर 7,610 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा घटा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुआ है। शेयर में सोमवार को 3% से ज्यादा की तेजी आई, जो निवेशकों की सकारात्मक धारणा को दर्शाता है।
टाटा केमिकल्स को उसकी केन्या स्थित सब्सिडियरी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड से जुड़े केस में बड़ी राहत मिली है। नैरोबी की कोर्ट ऑफ अपील ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि 783 करोड़ रुपए के लैंड टैक्स बकाया की मांग मनमानी और अवैध थी। इसके बाद कंपनी अब इस देनदारी को लेकर अगला कदम कानूनी सलाह से तय करेगी। टाटा केमिकल्स ने अगस्त 2023 में इस केस की जानकारी दी थी और अब कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी को बड़ा राहत भरा मोड़ मिला है। हालांकि सोमवार को शेयर 0.73% गिरकर 893.30 रुपए पर बंद हुआ। कल बाजार में सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी तक सरकारी बैंकों में विदेशी निवेशक केवल 20% तक स्टेक खरीद सकते हैं, वो भी सरकार की मंजूरी के साथ। अब चर्चा चल रही है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 49% तक किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि विदेशी निवेशक अब सरकारी बैंकों में लगभग आधा हिस्सा तक खरीद सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बैंकों के लिए बहुत बड़ा कैपिटल इनफ्लो ला सकता है और बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी पूंजी के जरिए बैंकों की फंडिंग स्थिति बेहतर की जाए ताकि उन्हें कर्ज देने की क्षमता बढ़े। वहीं सरकार अपने 51% हिस्से को बरकरार रखेगी ताकि बैंक सरकारी ही बने रहें। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 5,532 करोड़ रुपए के साथ नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे ईएमएस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनीज जैसे डिक्सन, एम्बर और सिरमा जीएसएस जैसी कंपनियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी का आउटलुक वित्त वर्ष 2026 के लिए मजबूत बना हुआ है। जीडी की ग्रोथ पहले क्वार्टर में 7.8% रही थी और अगर दूसरी तिमाही की अर्निंग्स भी मजबूत रहती हैं तो पूरे साल का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। कोटक एएमसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफेंस सेक्टर लंबे समय के लिए ग्रोथ फेज में है। हाल ही में सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए के डिफेंस डील्स को मंजूरी दी है, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मज़गाओं डॉक जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने अदानी सर्विसेज में 0.62% की हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बढ़ा है। एल&टी माइंडट्री को अमेरिका की एक केमिकल कंपनी से $100 मिलियन का मल्टी ईयर डील मिला है, जो कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा। 28 अक्टूबर को कई कंपनियों के Q2 रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें अदानी टोटल गैस, कैम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, जिंदल स्टील, M&M फाइनेंस, श्री सीमेंट और टीवीएस मोटर शामिल है।